मोदी सरकार के 2.0 से पहले मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी राज्यों को तरजीह देने के साथ ही सहयोगी दलों को भी साधने का प्रयास दिख रहा है। मोदी की नई टीम में 43 मंत्रियों को जगह मिली। इनमें से 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल है। मोदी सरकार के विस्तार को युवा जोश और अनुभव का समावेश माना जा रहा है। मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में नया प्रयोग कर युवाओं को तरजीह देने का बड़ा मैसेज दिया है। यही वजह है कि मोदी कैबिनेट में निश्चित प्रमाणित शांतनु ठाकुर, अनुप्रिया पटेल सरीखे युवाओं को बड़ा मौका दिया है। इनकी उम्र 35 से लेकर 45 के बीच है, जिसके बाद टीम मोदी और भी युवा हो गई है, जिसकी औसत उम्र घटकर 58 वर्ष हो गई है। नई कैबिनेट में अनुराग ठाकुर, किशन रेड्डी, हरदीप पुरी, पुरुषोत्तम रूपाला समेत 7 मंत्रियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है, जिन्हें तरजीह देकर राज्य से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा और संतोष कुमार गंगवार समेत 12 दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। मोदी ने कद्दावर नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अब उनका फोकस पूरी तरह परफॉर्मेंस पर होगा। साथ ही उन्होंने योग्यता को भी सम्मान देने का इरादा जता दिया है। बहरहाल मोदी सरकार के मेगा कैबिनेट विस्तार कर विजनरी होने का मैसेज दे दिया है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मोदी सरकार के विस्तार में यूपी से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जबकि राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे कद्दावर नेता पहले से ही यूपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में कर्नाटक और गुजरात से 5-5 मंत्रियों को भी जगह दी गई है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि पीएम मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी नई टीम तैयार की है, लेकिन देखना खासा दिलचस्प होगा कि क्या मोदी सरकार की नई टीम अपने मिशन में कामयाब होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट की रिशफलिंग के बाद आपने देखा कि डिपार्टमेंट्स का डिवीजन भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से इसके क्या मायने हो सकते हैं। क्या 5 राज्यों पर फोकस किया गया है या फिर भविष्य 2024 जो है उसकी चुनौतियां सामने जो खड़ी हुई हैं, चाहे वो कोविड की हो या फिर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या पिछले जो लोग थे, एक्सपीरियंस थे, वो उनको दूर नहीं कर पाए हैं या उनको सुलझा नहीं पाए या जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। कोई ऐसी वजह है या पार्टी आलाकमान खुद संतुष्ट नहीं रहे। कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही था, लेकिन इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब रिसफलिंग के तुरंत बाद ही जो चीजें सामने आई थी कि एक ऊर्जावान मंत्रिमंडल इसे कहा जा सकता है। एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का एक कॉम्बो पैक कह सकते हैं हम इसे। लेकिन जो समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सोशल मीडिया की जो स्थितियां चल रही हैं अदालत के साथ में, वो सब चीजें मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा था। चाहे जावड़ेकर का जाना हो, जावड़ेकर को जानने से पहले लोग को लगता है कि वो गलत है या पता नहीं आलाकमान की अपनी कोई इच्छा रही होगी। रविशंकर जो है उनको उससे जोड़ा जा रहा है कि ट्विटर विवाद को निपटाने में उनकी भूमिका जैसी होनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। इसी तरह से कोविड से लड़ने के लिए जिस तरह की भूमिका में हर्षवर्धन को देखा जाना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिए। तो क्या लगता है आपको कि ये रियली रिटर्न के रूप में चाहता है मोदी सरकार से कि हाँ, जो मेरे कैबिनेट के सदस्य हैं वो उसी तरह से मुझे रिटर्न करते हैं, जनता की जो डिमांड है उस पे खरे उतरे? देखिए, एक कुल मिलाकर में इसमें एक भूल करते हैं बहुत बड़ी कि हम भारतीय जनता पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नेता हैं नरेंद्र जी मोदी, और उनको सारे अधिकार दिए हुए हैं। उनके पास में जहाँ से सप्लाई होती है काम करने वाले लोगों की, उनसे हम वाकिफ हैं। तो जो लोग वहाँ पर वाजिब या ठीक तरीके से काम नहीं कर सके, उनको उठा करके यंगस्टर्स को लाएं, ये बड़ा सिंपल हुआ है। लेकिन इसमें हमने अभी कई सारे रास्ते ढूंढ लिए। हर्षवर्धन जी कोविड के शिकार हो गए, रविशंकर जी ट्विटर के शिकार हो गए, लेकिन हमें इनका पता नहीं लग रहा क्या जावड़ेकर साहब का कि ये काहे के शिकार हो गए। वो जो हिमाचल वाले हैं, जो शिक्षा मंत्री थे, उनका भी, मानव संसाधन मंत्री, उनका भी समझ में आता है। लेकिन कई चीजें तो समझ में यह आना चाहिए कि एक अनुशासित पार्टी जो अपने शासन में आई थी 2014 में, उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनमें जो बेहतर थे वो बरकरार हैं, उनसे बेहतर जो नजर आते हैं, और साथ साथ में देश को जैसे लोगों की जरूरत है, वो सोचते हैं कि सब नौजवानों के माध्यम से हम ज्यादा ठीक तरीके से काम कर सकेंगे। तो इसलिए मोदी जी ने अपने साथ में लोगों को जोड़ा है। आप एक भी आदमी ऐसा आपको उसमें वो जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भी है, उसमें जो पॉलिटिकल लक्ष्य है वो भी है। उन सारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और जिस तरीके की टीम चाहिए थी, ये 77 लोगों की टीम उसी की है। क्योंकि अब आपके पास में बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, 2-2.5 साल बचे हैं। उसमें अगर आपने अपने आप को निभाया तो जो कुछ मॉडल्स आपने बनाए थे, इनका बिहार में प्रयोग किया आपने, त्रिपुरा में किया आपने, बंगाल में किया, तो उसके बाद में आप क्यों नहीं करेंगे? केंद्र में शासन लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों के साथ में समन्वय बिठा करके आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसका सारा सिलसिला है उसमें। अब आप ये देखें कि उन्हें उनकी कमजोरियां तलाश कर रहे हो कि इंडिविजुअल्स इसलिए हटे कि उनकी कमजोरियां थी, वो तो पता है। तो ये अधिकार है प्रधानमंत्री का कि वो अपने मंत्रिमंडल में किनको लेते हैं किनको नहीं लेते हैं। और साथ साथ में महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर के कोई चिंता नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं हुई है। उमा भारती की तरीके से, आडवाणी जी की तरीके से उस वक्त जिस तरीके से नाराजगियां होती थी, आज सुनाई नहीं देती है। जिनसे इस्तीफा मांगा, इस्तीफा दे दिया, खामोश हैं। जिनको साथ में जोड़ा, वो शपथ लेकर के खामोश हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो ये अनुशासन दल का सिलसिला है। यह भी एक मैसेज है। मैं अर्चना जी से जवाब जानना चाहूंगा इसका। अर्चना जी, 2 बातें इस मंत्रिमंडल के विस्तार से आ रही हैं कि जैसे ओम जी ने कहा कि खामोश, आपको जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए, उसके आपके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। दूसरा,
मोदी जी का ये मैसेज माना जा सकता है, जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया या जिन लोगों को प्रमोट किया है, कि मोदी केवल चेहरे ही नहीं, वो चीजें भी पसंद करता है कि आपको आउटपुट देना होगा, आपको अपने आप को काबिलियत जो आपको उसको साबित करना होगा कि मैं यह कर सकता हूँ, चाहे वो निशंक के बाहर जाने की बात हो या रविशंकर प्रसाद की हो या फिर हर्षवर्धन की हो या दूसरे कुछ और लोगों की हो। तो ये क्या दो मैसेज कह सकते हैं हम यहाँ? सर ये जब मोदी गवर्नमेंट का जब कैबिनेट फर्स्ट फॉर्म हुआ था तभी एक ही मैसेज आ रहा था कि मोदी इस चीज में काफी क्लियर है अपने माइंडसेट में कि परफॉर्म और पेरिश, या तो परफॉर्म करो नहीं तो पेरिश, जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो ये स्लोगन माना जाता है कि या तो आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए नहीं तो आप आउट हो जाइए। तो पहली चीज ये वाला मैसेज तो बिल्कुल साफ आया। दूसरा मैसेज है जो देखा अभी पूरी कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पर बीजेपी की अगर हम पूरी परफॉर्मेंस देखी जाए, काफी क्वेश्चन मार्क्स आए हैं बीजेपी की परफॉर्मेंस के ऊपर। भले वो हर्षवर्धन रहे, भले मीडिया जिस तरह आउट जा रही थी, तो ये सामने दिख रहा था कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सब हर जगह हर तबके पर एक क्वेश्चन कि क्या गवर्नमेंट ने सेकेंड वेव को चेक करने के लिए क्या मेजर्स लिए। तो ये जो पूरा रीचिंग हुआ है कैबिनेट का, ये मुझे लगता है कि आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसकी तैयारी भी देख सकते हैं हम, किस तरह से जो एक हम जो जिस तरह से ओलंपिक की टॉर्च हम आगे हैंड ओवर करते हैं, न्यू जनरेशन को किस तरह से लीड करने का चांस दिया जाए, उनको प्रूव करने का चांस दिया जाए। इस तरह से वो कुछ सॉल्व हो रहे हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे सरकार के ऊपर कि गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया कोविड टेन्योर पे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात हो, जो बॉडीज सामने टाइम पर तो टाइमली मेजर्स नहीं लिए गए, तो मुझे लगता है ये सारे एक्शन लेकर एक तो लोगों को चुप कराना है कि परफॉर्मेंस को हमने बाहर का बहुत दिखाया है, और दूसरा कहीं ना कहीं अपनी भी पॉजिटिव ब्रांडिंग करना। ये एक तरह से इतने मिनिस्टर्स को एक सीनियर फिगर मेन को हटा के बिल्कुल बिल्कुल। और ये अर्चना जी, ये जैसे भी ओम जी ने भी कहा कि इतने सीनियर लीडर्स को हटाने के बाद आपको ध्यान होगा कि पहले अटल जी के टाइम पे, अडवाणी जी के टाइम पे, मैं आज भी कह सकता हूं इस बात को लेकर के कि अटल अडवाणी के लिए जो रेस्पेक्ट आम कार्यकर्ता के दिल में था, चाहे प्रतिपक्ष के लोगों का हो, आम जन का हो, मोदी जी निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके गए, अपनी दम पर क्लियर मेजोरिटी लेके आए कार्यकर्ताओं में जोश फूंक के। लेकिन दिल से जो रेस्पेक्ट अडवाणी और अटल जी की जोड़ी का रहा, वो मुझे लगता है कि आज मोदी और शाह बेशक डंडे के जोर पे समझे या उनके आंख को देखते ही लोग समझते हो को रिएक्ट नहीं करना, वो दिखाई दे सकता है, लेकिन वो भी एक डिसिप्लिन मान के चलते हैं हम। तो यहाँ दो मैसेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास तक तो पहले जो कार्यकाल रहा वो सबका विश्वास, तो विश्वास जीतने की कवायद कह सकते हैं इसको, इस रिसफलिंग को। जी बिल्कुल, वही जो बोला कि जो ये सेकेंड वेव के टाइम पे विश्वास जो था वो उठ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नेंस से यानी ओवरऑल जो था लोगों के अंदर जो भय आ गया था, सबको ये लग रहा था, जिस तरह से हम देखे जो मीम्स चल रहे थे, वो ओवर एंड आउट जो मैसेज आ रहा था वो यही था कि देयर इज नोबडी टू केयर। टैक्स दे रहे हैं तब भी हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिली, ना हॉस्पिटल्स मिले, ना ऑक्सीजन मिले, ना मेडिसिन मिली, तो काफी रोष था लोगों के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि उस रोष को जो जनता के अंदर रोष था उसको कम किया जाए। तो एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं हम इसको। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। चेहरे बदले हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सूरत जिसके हम इंतजार कर रहे हैं कि बदलनी चाहिए, सूरत का मतलब है कि देश का जैसा है वैसा रहेगा, पहाड़ी नदियां जैसी बह रही हैं वैसे बहते रहेंगे, उसमें आप में मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सूरत का मतलब है कि हम रोजगार दे सकें, लोगों का भरोसा जीत सकें कि इस तीसरी लहर जिसकी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, दिखाई देती हैं, उसमें हम सुरक्षित रह सकें। कुछ ऐसे इश्यू हैं, सोशल मीडिया की जो बातें की जा रही थी, अगर कारण है अगर पीछे जिन आपके सीनियर लीडर्स को बाहर करने का मंत्रिमंडल से, तो क्या वास्तव में अभी ये कह सकते हैं कि एक भरोसा जो कायम होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, वो तो देश का सबके साथ को लेकर विकास होता रहेगा, लेकिन सबका भरोसा और विश्वास की जो बात तीसरी लाइन आपने जोड़ी है, यानी कि तीसरा वर्ड जो जोड़ा है, उसकी बात है। तो ये भरोसा जीत पाएगा आपका नया जो आपका सोशल इंजीनियरिंग कहें या नए चेहरे कहें? देखिए, सैनी जी ने बहुत अच्छी बात कही, अर्चना जी ने भी उसी विषय को और आगे बढ़ाया। ये बात बिल्कुल सही है कि काम करना है, काम करके रिजल्ट देना है, जनहित के काम निश्चित रूप से करके
जो जनता ने हमसे अपेक्षाएं की है, उन अपेक्षाओं पर हमको खरा उतरना है, उस पर पूरा करना है। तो इसके लिए मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करते हैं, ये उनका विवेकाधीन का मामला है। विवेक, स्व विवेक से वो निर्णय करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री हो, संगठन में काम करे, कहीं भी काम करे, वो सिपाही है। जिस मोर्चे पर उसको भेजा जाएगा वहां पर वो अपनी कार्य क्षमता का परिचय देगा, वहां पर अनुशासित सिपाही के नाते काम करेगा। सैनी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं पिन नहीं हिली, कहीं चर्चा नहीं हुई, किसी को हटा दिया तो चुपचाप उसने अपना काम शुरू कर दिया, जहां लगाया वहां शुरू कर दिया, कहीं कोई नाराजगी नहीं, कहीं कोई प्रकटीकरण नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक इसी नाराजगी प्रकार है से तो भी बाहर जाहिर नहीं है, नाराजगी है तो जाहिर नहीं की जा रही। तो मैं एक निवेदन करूं, नाराजगी की बात इसलिए नहीं है कि संगठन का काम करना ये भी एक अपने आप में एक बड़ी जवाबदारी है, और बिना संगठन के सत्ता भी प्राप्त नहीं हो सकती। और सत्ता में आए हैं तो जनहित के काम करना बहुत जरूरी है। सत्ता प्राप्त करना केवल लक्ष्य नहीं है। सत्ता पर हम जवाबदारी जनता ने दी है तो जनता की अपेक्षाओं पर हमको खरा उतरना है, वो काम करके हमको देना है। ये सब बातें इसमें निहित है। इसलिए कहीं भी कोई व्यक्ति रहेगा, उसको संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेगा, जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाएगा, उनके काम यानी क्या निर्णय, नीति निर्देशक वगैरह जो कुछ भी है तो वो जनता तक पहुंचाना करना, ये हो सब कुछ होता है। उन योजनाओं की क्रियान्विति में भागीदार बनना, ये भी उनका काम होता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, एक बात आपने महसूस की होगी कि नई पीढ़ी को इन्होंने अवसर दिया है। आज एवरेज एज जो है 49 है, एवरेज एज जो है वो 49 ईयर्स है, यानी और जो अनुभवी लोग हैं, चाहे सैनी जी के उम्र के या कुछ दिनों बाद में मेरी भी उम्र वो आएगी, तो हमको संगठन में अनुभवों का लाभ नई पीढ़ी को देना, अनुभवों का लाभ और लोगों को मिले, जनता को मिले, ये सब काम करके देना है। तो कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो संगठन को सुदृढ़ कर सके, जैसे आज प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने राजस्थान का और प्रभार निभाया था और राजस्थान में उन्होंने काम करके दिया था। इसी प्रकार से और रविशंकर प्रसाद सिंह है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले, अभी आपके ये मतलब सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये भी है, तो वहां पर भी हमको कुछ रिजल्ट देना है, कुछ करके देना है। तो ऐसे कुछ लोग भी जो यानी कई लोग समझे मैच्योर्ड पर्सनैलिटीज को और प्रवक्ता बना करके जनता के बीच में, यानी आजकल माउथ पब्लिसिटी बहुत चलती है, भ्रम पैदा करने की विपक्षियों की स्थिति होती है, तो उसका निवारण कैसे कर सके, चौपाल पर हम जनता को कैसे सावधान कर सके, योजनाओं की क्रियान्विति करवाने में हमको जो जनता के साथ में समन्वय बिठाना है, तालमेल बिठाना है। एक नया विभाग भी अभी बनाया, आपने देखा होगा कि कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, इसके लिए कौन उपयोगी हो सकता है, तो उसको वहां पर लगाए। ये सब काम करने हैं, इसके लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मैं सोचता हूँ बहुत सोच समझ के किया, बहुत अच्छा किया, और निश्चित रूप से जो जनता ने हमसे अपेक्षाएं की है उनको और मोदी जी के राज में पूरा होगा, पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, इसी वजह से मैंडेट मिला आपको, और वो होना भी चाहिए। मैं भरोसे की जो बात कर रहा हूँ कि हाँ, विश्वास जो तीसरी बात आती है उसी की परीक्षा की बात है कि आपने सबका साथ भी लिया, विकास की भी आपने किया होगा। सरकार जब चुनने का अवसर मिला है जनता को, वो एक भरोसा जो है, भरोसा, लेकिन कितना जीत पाते हैं वो बड़ी बात होगी। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। पहला जो कार्यकाल मोदी जी का रहा, निश्चित रूप से हम ये मान के चल सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, विपक्ष की भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त अब की बार मोदी सरकार स्लोगन पूरे 5 साल तक लोगों के जहन में चलता रहा। दूसरे में संख्या के आधार पर कह सकते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन तीसरे कार्यकाल यानी कि 2024 का जो चुनाव होगा वो थोड़ा सा चुनौती वाला होगा। अगर तीसरा जो शब्द जोड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब परीक्षा की घड़ी विश्वास की है। तो ये जो मैं अभी, क्योंकि विश्वास की घड़ी इस वजह से भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है सामने, सहित 5 राज्य, उत्तराखंड भी है उसमें से, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के आसपास है हम, तो एक कड़ी परीक्षा की घड़ी होगी वो। योगेंद्र जी, एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जिसके लिए हुआ था,
वो मैं बार बार मुझे कहना पड़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण इसलिए हुआ था कि वो कांग्रेस का एक विकल्प बने। बंबई में जो अधिवेशन था उसमें यही सब चर्चाएं थी, लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक नेचर थी भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त, जब अटल जी और उन लोगों ने सारा बॉम्बे में किया था, वो डेमोक्रेटिक नेचर ने तो उनको दो के स्थान पे पहुंचा दिया लोकसभा के अंदर। और उसके बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस जरिया जो बना है, उसके नतीजे हैं कि लगातार इजाफा होता रहा है और 2014 में शासन में मतलब उस तरीके से आए। पहले अटल जी के साथ में आए, उसके बाद में 2014 में जिस तरीके से आए वो एक अलग ही रणनीति का परिणाम था और वो रणनीति आगे बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे वो किल हो गए। इसको हम अनुशासन कहते हैं, वो जो राजनीति में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कहलाते हैं, वो नॉर्म्स खत्म हो गए। जैसे अमरिंदु और ये जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर और सिद्धू साहब के बीच में डिबेट चल रही है, ये एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है कि साहब चल रहा है और उसका राजीनामा हो गया। राजस्थान में भी चल रहा है, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, चल रहा है और राजीनामा हो गया। बिल्कुल, ये अब भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री उस तरीके से आवाज नहीं उठा सकता जैसे कि उमा भारती या सब कुछ। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स किल हो रहे हैं, लेकिन इसके राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, राजस्थान में वसुंधरा जी की डिमांड और पूनिया जी की और शेखावत साहब चल रहे थे, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। ये देखिए, ये जैसे खुल के आ रहा है, इसको पसंद नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान शासन जो है, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान आला कमान जो है, वो इसको पसंद नहीं करता। इससे उनका मानना है कि हम शासन में कभी आ नहीं सकते, हमें सहयोगियों के साथ में आगे बढ़। लेकिन ये जो अभी जो सिलसिला चल रहा है, जो केंद्र में सिलसिला चल रहा है और केंद्र में जो एक मॉडल बनाया है केंद्रीय सरकार का आला कमान का, वो मॉडल इतना प्रभावी है कि उसमें ना इत्तेफाकियों को बाहर बयान ही नहीं किया जा सकता, चेहरे से भी नहीं आ सकती। आपको ना इत्तेफाकियां जो कुछ बोलनी है सीधे सीधे उधर ही बोल लीजिए, बाहर निकल के कहिए कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वही एक स्वरूप है। और 2024 में जिस तरीके से सोच रही है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए वापस आने की और उसी ताकत से आने के लिए, उसके लिए वही मॉडल इस्तेमाल करेंगे जो मैं बता रहा हूं। उसमें वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं होंगे जो हमें कांग्रेस में देखने को मिलते हैं, रीजनल पार्टीज में देखने को मिलते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा है या प्रजातंत्र के लिए बुरा है, ये विचार का विषय है, मैं बता रहा हूँ। इसको सोचना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बात चेहरे की है, क्योंकि अब तक जब भी कोई चुनाव होता रहा तो मोदी जी के फेस को लेकर के बीजेपी भुनाए चेहरा है, इसमें कोई गलत भी नहीं कर रही। लेकिन बंगाल इलेक्शन के बाद में थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है कि रणनीति बदली जा रही है और सार्वजनिक रूप से आ भी गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में रीजनल जो कहीं पे भी स्टेट्स में जो इलेक्शन होंगे तो जरूर नहीं कि हम अब नेशनल फिगर को भुनाने की कोशिश करें। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण, नया प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स हैं अभी, क्योंकि चुनाव सामने है और वहां से 80 लोकसभा सीट आती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि वहां से जो गेन करने वाला हो वो सीधा प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, यानी कि वही पार्टी जीत करके आती है। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा अभी बीजेपी को भी, और शायद हो सकता है उसी की कवायद की जा रही हो। मोहन भागवत चित्रकूट में बैठे हुए हैं या मोदी जी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखा गया इसमें। आवाज म्यूट किया आपने, म्यूट किया है, क्योंकि मैं बंगाल का जो देख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। जो बीजेपी है वो दिख रहा है कि अब अपनी ब्रांडिंग जो है उसको चेंज कर रही है। जो जिस तरह से वो मोदी के नाम पर अभी तक जो इलेक्शंस लड़े थे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी आने वाले इलेक्शंस में हम चेंज होते देखेंगे। जिस तरह से यूपी के इलेक्शंस की अगर हम लोग अभी भी देखें हम, तो जो ये कैबिनेट रिशफल हुआ है, ये आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए भी बैलेंसिंग की गई है इक्वेशंस में बहुत हद तक। सोशल इंजीनियरिंग भी दिखाई दे रही है इसमें। सोशल इंजीनियरिंग की गई है। स्टेट्स में किस स्टेट में लग रहा है इलेक्शंस आ रहे हैं जहां से कैश इन कर सकते हैं, वो है। और दूसरी चीज ये कि जो यंग लीडरशिप को जो कमान दी गई है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वही स्टेट से उन्हीं लीडर्स को उठाकर उनके नाम पर इलेक्शंस को कैश इन करने की एक कोशिश की जाएगी। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एलिवेट किया गया है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लगेगा कि उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन होती दिखेगी। अगर हम असम में देखें, असम में हालांकि अभी इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन हाँ, लद्दाख की बात करें अगर, जिस तरह से ये जो सारे यंग अनुप्रिया पटेल जिस तरह से वहां पर आ गई हैं, तो देखकर लग रहा है कि नए चेहरों को ये लोग किस तरह से ऊपर उठाकर और उनको
इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि अब कश्मीर नहीं चाहते हैं लोग, लोगों को कश्मीर नहीं चाहिए, लोगों को अभी राम मंदिर भी नहीं चाहिए। लोगों के सामने जो अर्चना जी एक चीज और देख रहा हूं मैं, देखिए जो चीज है तारीफ काबिल तारीफ जो है मोदी जी की इस रिशफलिंग में मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, आईएएस, आईएफएस, तो ये एक राजनीति के लिए एक मैसेज भी होना चाहिए कि देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो कम पढ़ा लिखा है वो बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन समय के साथ राजनीति की सोच को बदलना होगा। आज लोग लाइक करते हैं कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, उनका अपना एक विजनरी एक कुछ होता है, वो विजन लेकर के चलते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि हाँ एक विजन का समावेश भी किया है, बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो ये अकोमोडेट किया है, एक प्रोफेशनल्स को लेकर आए हैं, एक एजुकेटेड क्लास को लेकर आए हैं, क्रीम प्रोफेशनल्स को लेकर आए हैं, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है पूरा एक बेहतर तालमेल करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन आगे किस तरह से ये लोग परफॉर्म करते हैं, आगे की दिशा और दशा ये चीज निर्धारित करेगी कि किस तरह से एक पूरा ओपन ग्राउंड है, उसमें किस तरह की ये लोग फील्डिंग करते हैं, किस तरह की ये लोग बैटिंग करते हैं। आगे का जो फ्यूचर है वो इनकी परफॉर्मेंस पे ही निर्धारित। बिल्कुल ये भी सवाल उठेगा कि पिच पे कितनी फ्रीडम मिल पाती है इन लोगों को। बिल्कुल ये भी है, कितना आपको ओपन हैंड मिलेगा खेलने के लिए। लेकिन एक चीज अगर आप और देखें कि जिन लोगों ने जिनका परफॉर्मेंस, यानी अगर आज हम देखें रैंकिंग जो मोदी जी और शाह के अकॉर्डिंग ठीक गई है, उन लोगों को एज इट इज उनको उनके पोर्टफोलियो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किए गए हैं। हाँ, और कुछ लोगों को प्रमोट भी किया गया है, एमएसओ से उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। चलिए राठौड़ साहब आपको अवसर नहीं दे पाऊंगा, अर्चना जी सॉरी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास मोदी 1 में ये स्लोगन रहा, लेकिन सबका विश्वास और सबका विश्वास 2 में जोड़ा गया, और यही सबसे बड़ी कड़ी है कि अब उसको जीतना कैसे है। अगर भरोसा जीता तो सब कुछ जीत जाता है, क्योंकि अभी यही चुनाव जो है वो चेहरे पे नहीं, आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो आपके भरोसे और विश्वास का चुनाव होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी ने उसकी कवायद के रूप में इस मंत्रिमंडल का विस्तार हम देख सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।